हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी यानी व्यवसायिक अध्ययन। ये NIOS के जो है चैप्टर जो है बैंकिंग सेवाएं 9 चैप्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम व्यू से। तो बैंकिंग सेवाएं के बारे में तो आपको जानते ही हो कि बैंक जो है आजकल सबसे इंपॉर्टेंट संस्था में से एक होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। 7 मिनट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, उतना जो होता है, जो वीडियो बना रहा है, जो आपके लिए इतना अग्रसर है हर काम के लिए, उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, लेकिन नहीं कीजिएगा तो ये आपको ही लिए भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर अच्छा आपको चाहिए तो आपको अच्छे से अच्छे जो है प्रोत्साहित भी करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आप सोचते हो कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है, सिर्फ 10th के लिए ही कार्य कर रहा है? ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी सब चैप्टरों को जो है समय के साथ कवर करेगा, प्लस NIOS बोर्ड के 10+2 को भी करता है। साथ में जो है BA फर्स्ट सेमेस्टर से लेके जो है 6th सेमेस्टर तक आर्ट्स के सब्जेक्टों को जो है यहाँ पर कवर करेगा। आपके दोस्तों सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ क्लास भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो टॉपिक जहाँ से आपको लगता है, चाहे BA में टॉपिक हो, चाहे 10वीं में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, आप अपने सिर्फ टॉपिक के हिसाब से अपना जो है वीडियो को देखिए। फिर टॉपिक के हिसाब से देखोगे तो वो आपको सिर्फ समझना है, टॉपिक को समझना है और आगे बढ़ना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि वो BA में है चाहे कहीं भी है, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है तो आपके लिए भी ना टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो आपको सिर्फ टॉपिक से मतलब रखना है, ना कि क्लास से मतलब रखना है। क्लास से तो आपको पता है कि बड़े बड़े किताबों में बड़ी बड़ी बातें दी होती है, तो कहते हैं ना, अगर सागर में उठा रहा हूँ तो आपको वहाँ पर जो है गागर भरना है। अगर गागर नहीं भर पाओगे तो ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं होगे। ठीक है, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और साथ में जो आपके आसपास जो बच्चे NIOS में पढ़ रहे हैं उनको भी सहयोग दीजिए, उनको भी जो है लिंक को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, ये बात तो आपके लिए था, जिसको मानिएगा तो अच्छा है, नहीं मानिएगा फिर भी अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना, घोड़े को घास तक लिया जाया जा सकता है, ज़बरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से आपके पास सारे वीडियो मैंने डाल दिया, लेकिन आप देखते नहीं हो, न समझते हो। जब एग्ज़ाम आता है तो 2 दिन देख लेते हो और सोचते हो कि मैं पूरा तीर मार लूँगा। तो शायद ये तो कहते हैं ना, बड़े बड़े व्यक्ति से भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है, तो आपसे कहाँ हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई जो है धीरे धीरे कर के जो है बूंदे बूंदे होती है, न कि एक ही दिन में आप पूरा समझ जाओगे। चलिए, समझदारी तो आपकी है, अपनी है। हम बैंकिंग सेवाओं के बारे में देखते हैं। बैंकिंग सेवाएं तो मैंने आपको जैसे बता भी चुका हूँ, समझाने की कोशिश भी कर चुका हूँ कि बैंक जो है आजकल बहुत बैंक है। लोग सुबह उठते नहीं कि बैंक में चक्कर मारने चले जाते हैं अपने पैसे निकालने के लिए, और बैंक वाले भी कुछ अच्छे महान होते हैं, वो आपको इतना दौड़ाते हैं अपने पैसों के लिए कि बैंक में तो लोग पैसा रखना ही छोड़ देना पसंद करते हैं। आपका पैसा रहता है, आपका साइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, आपने तो टेढ़ा साइन कर दिया है, आपका पैसा जमा नहीं होगा, आप लोग पैसे निकाल नहीं सकते, आप अभी खाता के धारक ही नहीं हो। तो ऐसी समस्या बहुत होती हैं, बहुत टेंशन आती है। बैंक कहते हैं सरकार तो अपने लिए, अपना नाम कमाने के लिए और देश में जो है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो है जन धन योजना शुरू करके बैंक के इतने सारे खाता खुलवा दिए। आज उसमें से आधे से अधिक खाते जो है बंद हो चुके हैं। ठीक है, या लोग उसमें पैसे नहीं डालते। सरकार जो है खाता का सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है महीने में इक्का दुक्का रुपया डाल देती है, सोचती है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लोगों को आलसी बना के बहुत बड़ा जो है तीर मार लूँगा। तो यही बैंकिंग सेवाओं का मतलब होता है। बैंकिंग देखिए किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंक में जितना धन रहता है उसी से उसका जो है गणना की जाती है और प्रति व्यक्ति आय भी निकाली जाती है। तो बैंक बहुत जगहों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो कहते हैं किसी कस्बे अथवा शहर की गलियों में घूमते हुए आपने कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमीशन बैंक आदि के जो है साइबर बोर्ड्स भवनों पर लगे हुए जरूर देखे होंगे। इन नामों से क्या पता चलता है? क्या आपने कभी इनके बारे में जानने की कोशिश किया है? यदि आप किसी ऐसी इमारत में जाएंगे जिनमें से बैंक खुले हुए हैं, तो आपको किसी जो है व्यापारिक कार्यालय की तरह ही माहौल दिखाई देगा। आप देखेंगे कि कर्मचारी का जो है काउंटरों के पीछे अपने सामने बड़े खड़े व्यक्तियों से बातचीत कर रहे होते हैं। आप यह भी देखेंगे कि कुछ व्यक्ति एक काउंटर पर रुपया जमा करवा रहे होते हैं, जबकि कुछ अन्य व्यक्ति किसी दूसरे काउंटर पर से रुपया प्राप्त कर रहे होते हैं। काउंटरों के पीछे उस कार्यालय में मेज भी रखी हुई होती है जिन पर जो है ऑफिसर बैठे हुए होते हैं।
उस कार्यालय के एक और आपके जो एक चैम्बर होगा, पार्टीशन लगा छोटे सा कैमरा भी दिखेगा, ठीक है, कमरा भी दिखेगा जहाँ पर प्रत्येक प्रबंधक बैठा होगा। इसके मेज़ पर कुछ कागज भी रखे हुए होंगे। यह बैंक का कार्यालय है। आइए हम बैंक के तथा उन कार्यालय के बारे में जानें। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें उद्देश्य क्या है। बैंक की हम परिभाषा करना जानेंगे, बैंक की जो भूमिका का वर्णन करेंगे और विभिन्न प्रकार के बैंकों की पहचान करना हम जानेंगे। तो इसमें हमने यही बातों पर जो है ध्यान देना है, ठीक है। उसमें है बैंक का अर्थ। देखिए, बैंक सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई संस्था जो अपने ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और ब्याज का भुगतान करता है, चेकों का जो है समाशोधन करता है और ऋण देता है, वित्तीय लेन देन हेतु मध्यस्थ का कार्य करता है तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध भी कराता है, जैसे बैंक कहते हैं। तो बैंक किसे कहते हैं? जो हमारी ऋण देता है, वित्तीय लेन देन हेतु मध्यस्थ का काम कार्य करता है, अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है, उसे हम बैंक कहते हैं। आप जानते हैं कि खाना, कपड़ा, बच्चे की शिक्षा, मकान आदि के दिन प्रतिदिन के खर्चे को पूरा करने के लिए लोग इन धन अर्जित करते हैं। उन्हें भावी खर्च जैसे विवाह, बच्चों के उच्च शिक्षा जो है, मकान बनवाने, अन्य सामाजिक व्ययों के पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ये जो है बड़े खर्च हैं और यदि वर्तमान आय से कुछ धन बचाकर रखा भी जाए तो इनको पूरा किया जा सकता है। बुढ़ापे और बीमारी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे समय में लोगों की जो आजीविका कमाना संभव नहीं हो पाता है। अगर बीमार आप पड़ जाते हो तो शायद आपके लिए आजीविका कमाना भी संभव नहीं होता है। कहते प्राचीन काल में भी लोग को बचत करने की जो है आवश्यक प्रतीत होती थी। पहले के समय भी लोग जो होते थे बचत किया करते थे, वो अपने घरों में ही पैसे जमा करके रखते थे। इन प्रथाओं को कारण जो है आवश्यकता पड़ने पर बचत से उनकी जो है जरूरत पूरा हो जाती थी। किंतु इस प्रथा में चोरी, डकैती तथा अन्य किस्म की घटनाएं होने वाली हानियां को जोखिम अधिक होती थी, क्योंकि आपके घर में आप पैसे रखते थे तो आपको हर तरह के जोखिम जो है उठाना ही पड़ेगा। इसलिए लोगों को जो है ऐसे स्थानों की आवश्यकता हुई जहां वो अपनी बचत सुरक्षा सहित जमा कर सकें। इस आश्वासन के साथ ही वे अपनी जमा राशि से आवश्यकता पैसे पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने ऐसी सेवाओं को चुना। यह सेवा बैंक देता है और व्यावसायिक तथा अन्य कार्य के लिए भी उचित ब्याज दर पर बैंकों को ऋण भी मिलता है। कहते हैं बैंकों एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करता है तथा धन का उपयोग ऋण देने के में भी करता है। बैंक एक वित्तीय संस्था है जो कि जमा धन स्वीकार करता है तथा मांगों पर जो है निकासी करता है। यह व्यक्तियों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के धन का लेन देन कराता है। कहते हैं बैंक और भी कई उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि हुंडियाँ की राशि की वसूली करना, विदेशी बिलों का जो है भुगतान करना, ठीक है, जेवरात तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखना, व्यवसायिक संगठन की रक्षा क्षमता को प्रमाणित करना आदि। तो बैंक के लिए कहते हैं कि बहुत से कार्य जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं बैंक साधारण जनता और व्यवसायिक संगठनों से जमा राशि स्वीकार करता है। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं वो बैंक में अपनी बचत जमा कर सकते हैं। कहते हैं जो है व्यापारी माल की बिक्रियों से राशि अर्जित करता है, जिसमें से उसे खर्च को चुकाना भी पड़ता है। वो जो है बिक्रियों से प्राप्त राशि बैंक में आसानी से जमा कर सकता है और इसे जमा राशि का उपयोग समय समय पर होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए भी किया जा सकता है। कहते हैं बैंक जमाकर्ता के दो आश्वासन देता है। देखिए, बैंक जो होता है दो आश्वासन देता है। वो कौन से दो आश्वासन जो है इम्पोर्टेंट है? पहला तो आश्वासन यही होता है कि जमा राशि की सुरक्षा करना। देखिए, अगर आपके पैसे सुरक्षित हो रहे हैं तो आप जमा करना ही चाहोगे। अगर आप सुरक्षित नहीं रहते हैं तो आपका जो होता है मन उब जाता है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इस जमा राशि को वापस देने का, कि अगर आपको आवश्यकता पड़े, अगर आपको आसानी से मिल जाए पैसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपने कई बार बैंक में भी आप मुसीबत का भी सामना किए होंगे, ठीक है। आजकल तो बैंक वाले ऐसे बन गए हैं जैसे कि उनको कुछ होता ही नहीं है। कोई बच्चा का खाता खुलवाने जाओ तो आपको इतना चक्कर लगवाएंगे ना कि सर के दर्द बना देंगे। पता नहीं आजकल समय कैसा चलने लग गया है, ठीक है। सरकार तो ये कहती है कि हम खाता खोलने के लिए अग्रसर है, बच्चों के लिए खाता खोलना आसान पड़ता है। लेकिन कभी आप जाके देखिए किसी बैंक में आपको चक्कर ना कटवा दिया तो आप नाम बदल देना अपना, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हर जगह जो है बैंक वाले क्या करते हैं, कभी इसके लिए कभी उसके लिए, थोड़ा सा उनका प्रोग्रेस जो चला जाए, अगर एक बार उनका जो है कंपनी चल तो जाए उसके बाद तो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। और जब बैंक नहीं चलती, जब नया नया होती है तो घर घर में आके क्या कहते हैं, बैंक खाता खुलवा लो। आपके जो है घर के द्वार पे बैठ जाएंगे अपने तंबू लेके, और उसके बाद तो आपको ही नहीं पूछेंगे। तो ये रूल रेगुलेशन जो है सरकार की कुछ जो है नाकामयाबी का परिचालक बनता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ व्यतीत हुआ है, इसलिए मैं ऐसा बता सकता हूँ कि बैंक जो होती है आजकल सिर्फ स्वार्थ के लिए सिद्ध रखती है,
आप अपने पैसे लेने के भी ले जाओगे तो फिर भी वो आपको रुला देते हैं। एक साइन आप गलती करके दिखा दो, हल्का सा टेढ़ा करके दे दो, बेशक तुम्हारा फ़ोटो ही लगा हुआ होगा बैंक के कागज़ पर, फिर भी वो कहेंगे आप हो ही नहीं। तरह तरह के जो है बीमा करवा लेते हैं लोग जब पैसा लेने जाते हैं। तो आपको तो ओ माय गॉड फिल्म की तो स्टोरी पता ही है ना कि कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, छोटे छोटे शब्दों में कहते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी कहानी थी इसलिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यही बात है कि जमा राशि की बहुत रहती सुविधाएं। देखिए बैंक जो होती है हमारे पैसा रखने का सबसे अच्छा साधन है, लेकिन कहते हैं ना बैंक कर्मचारी को भी ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बैंक भी आम जनता से ही चलती है, ना कि उन्होंने अपने जेब से कमाना होता है। इनके पैसा सुरक्षित रखते हो तभी वो जमा करने जाते हैं। आज बैंक से क्यों विश्वास लोगों का उठ गया है? इसलिए आज सारे के सारे जो धन निकल रहे हैं, काला बाजारी पैसे निकल रहे हैं, आखिर कारण क्या है इसका? यही सब कारण बनती है। लोग पैसा जमा करना पसंद नहीं करते, इसे कहते हैं कि खर्च ही कर दो तो ही फायदा है। जमा करने जाओ तो उनके 75 नखड़े होते हैं, नेट काम नहीं कर रही है, इंटरनेट फेल हो गया है, पैसा निकालने जाओ आपके बहुत जल्दी पड़ा हुआ है, एटीएम काम नहीं कर रही है, आपको दरकोश में जाओ, अब पैसे निकलवाने जाओ आपको तो एक्स्ट्रा पैसा कटेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है जमा राशि सुरक्षा किया तो जाता है, बट बहुत सी जो है मुसीबत का भी सामना जो है करना पड़ता है। कहते जमा राशि में बैंक ब्याज देता है तो मूल राशि में जोड़ दिया जाता है। जमाकर्ता के लिए जो यह एक बड़ा अवश्य प्रेरणा होती है, ये जनता के बीच बचत करने की आदत को बढ़ावा देता है। देखिए बचत करना बहुत ज़रूरी होता है, बचत किया जाता है और ये पैसे बैंक में जाती है, तो ये पैसे सरकार जो है कई जो है कार्य में लगाती है और फिर आप लोगों को कुछ ब्याज के रूप में दी जाती है। तो बैंक में होना बहुत ज़रूरी है पैसे, लेकिन सरकार इस पर रूल रेगुलेशन नहीं बनाती है, सिर्फ तुतला बातें करती है कि हम तो नए जो है गाइडलाइंस दिया गया है, RBI के पास जाओ आप कोई भी सुनवाई होगा। आप सुनवाई करके तो देख लो, एक बार जाके एप्लीकेशन लिख के तो दो, ये एप्लीकेशन वहाँ जाएगी बाद में फट के जो है कबाड़ के डब्बे में जाएगी। कोई कहीं रिएक्शन नहीं लेता। सरकार कहती है कि हम बहुत तेज हैं। पहले आप अपने इस कर्मचारी को तो समझा लो पहले, फिर दुनिया के बारे में जानना, क्योंकि बैंक सुविधाएं तो दे रही है और ये जो है किसी भी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन आप सुविधाओं को ना खंडित कर चुके हो। अगर आपको आम लगता है ना तो किसी आम गरीब के पास जाके देखो, वो अपने बच्चे के नाम के कोई खाता खुलवाने जाए, खाता अभी तक भी नहीं खुलेगा जितना मर्जी कर लो आप। तो सरकार किस बात का कहाँ रूल रेगुलेशन है उनका? मैनेजर से बात करने जाए, हमें तो पता नहीं, आप तो कहीं है, आप तो आपका आधार कार्ड में कुछ नहीं दिख रहा है, आपको आई का डिफरेंस है, आपको ओ का डिफरेंस है, आपको तो बच्चे का जन्म पत्री लेके आओ, बच्चे का ये लेके आओ। अरे जब स्कूल वाले तुम्हें दे चुके हैं तो तुम्हें और क्या चाहिए? स्कूल के पास सब रिकॉर्ड होता है तभी तो देता है किसी को। तो ये मुसीबत जो होता है आम होता है दोस्तों। ये बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी दुखी हुई इन चीज़ों में। बैंक सुविधाएं इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन बैंक वालों को भी अपने रूल रेगुलेशन को मान्यता देनी चाहिए। चलिए, ये तो मेरा मन का दुख था, जो आम लोगों की दुख भी था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए दोस्तों, पढ़ाई लिखाई में जो होता है ना, मन की भी बात किया जाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं इसी तरह से आप भी देखिए होगे कि आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे सामनाओं किया होगा, ऐसे लोगों के सामना किया होगा जो कि ऐसे कामों में पड़े रहते हैं जिनका काम सही से नहीं हो पाता है। तो कहते हैं ना कहीं आप ही को मैंने अपना दोस्त बनाया है, तो आपसे तो बात करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलिए ये तो बात था अपनी, लेकिन जर्नली बात थी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, आगे वह है जो बैंक जमा राशि के आधार पर किसानों, व्यापारियों, जो है उपकर्मियों के उत्पादन कार्य के लिए भी ऋण तथा अग्रिम भुगतान भी देता है। इस प्रकार बैंक देश के आर्थिक विकास तथा सामान्य रूप से जनता की भलाई के लिए योगदान करता है। बैंक ऋणों पर ब्याज भी लेते हैं। यह ब्याज की दर जमा राशि पर दी जाने वाली ब्याज की दर को सामान्य अधिक होती है। व्यवसायिक संगठन तथा जनसाधारण के लिए भी दी जाने वाली जो विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक फीस भी लेती है। ऋण से प्राप्त ब्याज की रकम जो जमा राशि पर दिए जाए वाले ब्याज से अधिक होती है तथा अन्य विभिन्न सेवाओं से प्राप्त फीस बैंक की आय के प्रमुख साधन होता है। यानी बैंक का मुख्य साधन जो होता है अपनी जो वो पैसे इकट्ठा करके रखती है, जो ब्याज देती है, तो उसी से जो होता है बैंक की आय रहती है, जिससे वह अपनी प्रशासनिक व्यय को भुगताते हैं। यानी जितने भी लोग उसमें काम कर रहे होते हैं उनको ही वो राशि देती हैं। देखिए अब बात वही फिर से आ गई ना कि बैंक के जो पैसे होते हैं, हमारे जो पैसे होते हैं हम जमा करते हैं, उनको वो क्या करते हैं ब्याज पे दे के फिर ब्याज हमारे पैसे को दुगने ब्याज से कमाते हैं और उन्हीं पैसा से जो है उनका जीवन चलता है। वो हमारे ही पैसे से ब्याज खा के जो है अपने कर्मचारी को पैसे देते हैं। लेकिन आप कभी भी किसी बैंक में चले जाइए, वो बहुत ही रूखे, अगर सरकारी होगा ना बैंक तो उसमें तो रूखी बातें इतनी बोली जाती है ना कि दिल नहीं करता कि दोबारा बैंक में जाओ। ठीक है, तो ये सब बातें सही नहीं होती है। कहते हैं ना हमारे पैसे से आप अपना जीविका चला रहे हो, हमारे पैसे पे नौकरी कर रहे हो
और हमसे ही इतनी रुखी हुई बातें करते हो कि दोबारा। तभी तो कहते हैं ना, सरकार को आज चाहिए कि बैंक के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि उनके साथ सबसे अच्छे और प्यार से बातें करो, जिससे और भी कस्टमर बने और भी पैसा जमा करने की उनके अंदर दिलचस्पी बने। बैंकों में जो है आए दिन कोई ना कोई घोटाले होते रहते हैं, ये आप लोगों से कोई छुपा नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हो। इतिहास उठा के देख लो, आपको तरह तरह के जो है बैंक घोटाले आ जाते हैं। तो इसी बात में यही कहा गया कि प्रशासनिक व्यय को चुकाती है। बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्य बैंकिंग कार्य कहलाता है। जो बैंक करती है उसे हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कार्य कहते हैं। बैंकिंग कार्य में जमा स्वीकार करना और ऋण देना अथवा द्रव्य का विनियोजन शामिल है। द्रव्य व्यवस्था करा कर तथा कुछ विशेष सेवाएं प्रदान कर जो माल तथा सेवाओं का विनिमय में सहायता भी होती है। ये व्यापारिक कार्यालयों को सरल बनाती है और इससे बैंकिंग व्यवसाय की महत्वपूर्ण सेवा है। न केवल यह माल की उत्पादन तथा सेवाओं के लिए धन प्रदान करती है, बल्कि ये क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच इनके विनिमय के भी सुविधाजनक बनाती है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बात लिखी गई है कि ये जो क्रेताएं और विक्रेताएं के बीच जो है विनिमय से सुविधाजनक बनाती है। क्या कहते हैं, किताब की बातें जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अफसोस होती है दुनिया में। ठीक है, आप शायद याद होगा कि बैंकिंग संबंधी कुछ कानून भी हैं जो हमारे देश में बैंकिंग कार्यालय का नियमन करते हैं। बैंकों में जमा राशि जमा कराना था, बैंक में ऋण लेना सर्वाधिक व्यवहार है। बैंकों पर भी सरकार का नियंत्रण है तथा काफ़ी हद तक बैंक जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। जनता के विश्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए, बैंक जो होता है जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है, और ये पाठ शायद उन बैंक कर्मचारी को पढ़ना चाहिए या वो बैंक अफसर को पढ़ना चाहिए जो बैंक में कार्यरत हैं, क्योंकि जनता के विश्वास से ही बैंक चलती है। बैंक खोल देने से नहीं होता है, या आप जनधन के लालच देके लोगों से बैंक खुलवा लेते हो तो उससे बैंक नहीं चलती है। आज जनधन जो योजना बेशक भी सरकार कहती हो कि उनका सफल हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके द्वारा भेजा हुआ पैसे ही उनमें होती है। लोग अपने तरफ से कोई जमा नहीं करवाना चाहता, क्योंकि आए दिन जो होता है बैंक के मैसेज के पैसे कट रहे होते हैं, तो आपके सर्विस टैक्स कट रहे होते हैं, पता ना कौन कौन से टैक्स काट के करते हैं, 5,000 को 5 रुपये में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है बैंक में पैसा रखना नहीं पसंद करेगा। तभी तो मैं कहता हूँ सरकार को अगर सही देश को चलाना है तो पहले बैंकिंग प्रणाली को सही करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बैंक के जो कर्मचारी है उनका रूखापन को दूर करना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे कि लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तभी तो कहते हैं जनता के विश्वास के बिना वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जनता जो है, आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, आप स्वयं जो देख रहे हो आपको भी पता होगा कि आपका भी विश्वास कई हद तक बैंक से जो है उठ चुका है। आप भी कभी पैसे निकालने गए होंगे, आपको भी कई तरह की मुसीबत करना पड़ता है। कभी नेट नहीं रहता तो कभी कुछ नहीं रहता, तो कभी बैंक के कर्मचारी ही नहीं आए हैं, चेक पे साइन ही नहीं हुआ है, तो हर तरह की मुसीबत जो है आपको सामना करना पड़ेगा। कहते हैं ना, लोग तो सुबह उठते नहीं हैं कि जो है जो मुसीबत है उनके सर पे तांडव करने लग जाती है। हर समय जो है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि जब तक जनता का विश्वास ना हो, कोई बैंक जो है बैंक कर्मचारी जीवित भी रहना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जनता है तभी उनके बैंक में पैसा है। जनता का विश्वास नहीं है तो पैसा भी बैंक में नहीं है, बैंक भी कंगाल है। कहते हैं आगे बैंक तथा साहूकारों के अंदर, देखिए आप ये सोच रहे हो कि बैंक में साहूकार की भांति होते हैं जो ऋण लेने वाले धन उपलब्ध कराते हैं तथा ऋण की रकम ब्याज दे लेते हैं। हाँ, कहीं हद तक तो बात सही भी है, किंतु ऐसा नहीं है। एक बैंक जो है साहूकार से बहुत भिन्न होते हैं। एक बैंक दो प्रमुख कार्य करते हैं। प्रथम यह जमा स्वीकार करता है, दूसरा उसके आधार पर ऋण देता है, जबकि साहूकार अपने निजी धन से ऋण प्रदान करता है। देखिए, इसमें स्वीकार करता है बेशकली, लेकिन बाकी सारे कार्य जो होता है वो साहूकार की तरह ही होता है। ठीक है, उन व्यक्तियों को जमा धन स्वीकार नहीं करता है। तालिका आप समझ सकते हो कि मतलब वास्तविकता में क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, आधार अस्तित्व है, बैंक है, साहूकार है। देखिए, बैंक व्यवस्थित संस्था होते हैं, साहूकार व्यक्ति होते हैं, यानी एक संस्था है और ये सिर्फ व्यक्ति है। कार्यकलाप बैंकिंग क्रियाकलाप में शामिल है, जमा धन स्वीकार करता है और ऋण देता है, लेकिन साहूकार जो है जमा धन को स्वीकार करता साहूकार क्रियाकलाप में नहीं होता, यानी जमा करना साहूकारों के जो है वो बस में नहीं होती है। उसका ग्राहक बैंक सामान्य जनसाधारण की आवश्यकताओं को तथा विशेषकर व्यापारी समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, देखिए विशेषकर व्यापारिक समुदाय, आम गरीबों के लिए तो सर की दर्द बन जाती है। आम गरीब तो लेके देखिए, उनके घर के जो है ना, कहते हैं ना,
पर्जा उठा के बैंक ले जाती है। ये सिर्फ सही बात बताई गई, इसमें बहुत ही अच्छी बात बताई गई कि व्यापारिक समूह की आवश्यकताओं को ही पूरा करती है बैंक, आम लोगों की नहीं करती है। अच्छी बात दी गई है इसमें, जनसाधारण की आवश्यकताओं को तथा विशेषकर, देखिए जनसाधारण है और यहाँ लिखने वाला भी बहुत समझदारी से लिखा है कि जनसाधारण के लिए तो थोड़ा मोड़ा है, पर विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए ही इंपॉर्टेंट है और व्यापारी वर्ग को और अमीर से अमीर बना रही है। आम गरीबों से ले रही है, व्यापारी वर्ग को दे रही है। और व्यापारी वर्ग क्या करते हैं, अच्छे खासे धन ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी का इस्तेमाल करके और विदेश में बैठ जाते हैं आराम से, और वहाँ जो है जीवन ठाठो बाट से जीते हैं, यहाँ का पैसा वहाँ लेके, तभी तो इतने घोटाले हो गए। ठीक है, तो ऐसी ही समस्या होती है, विशेषकर व्यापारी वर्ग ही लेते हैं पैसा। साहूकार किसानों तथा गरीब लोगों की आवश्यकता को पूरा भी करती है। साहूकार जो होती है किसान तथा गरीब लोगों की आवश्यकताओं में पूजा करती है। लेकिन साहूकार किसान कहते हैं ना, बैंक के कर्ज ले लेके तो न जाने कितने किसान जो है अपने जीवन को भी त्याग चुके हैं। ठीक है, गरीब लोग नहीं पैसा चुका पाए हैं तो उन्होंने अपना जीवन को भी ख़त्म कर लिया है। कारण यही होता है ना कि मर जाने के बाद जो है उनका जो है पैसा ख़त्म हो जाती है, यानी उसको जो है उसी समय ख़त्म कर भी दी जाती है। उसके पश्चात है जमानत। देखिए, बैंक जमानत के रूप में मूर्त तथा व्यक्तिगत जमानत मांगते हैं। साहूकार पर उधार लेने वाले को जेवरात, भूमि गिरवी रखकर ऋण देते हैं। देखिए, अगर इस ज़माने में हो, 21वीं शताब्दी में हो, तो यहाँ पर इस बात के लिए आप खंडित भी कर सकते हो कि बैंक में ये बात बताई गई कि बैंक जमानत के रूप में मूर्त तथा व्यक्तिगत जमानत मांगते हैं। देखिए, व्यक्तिगत बोला गया लेकिन गलत बात है। आज बैंक जो है ना साहूकार की तरह ही है। अब साहूकार देखिए क्या लेता है, उधार लेने वालों को जेवरात, भूमि गिरवी रखकर ऋण देता है। आपको शायद याद होगा कि बहुत से ऐसे बैंक हैं जो जेवरात लेते हैं और आपको क्या करते हैं, पैसे देते हैं। बहुत से जो है बैंक भूमि गिरवी रखते हैं, भूमि के कागज़ आपको देना पड़ेगा उनको और वो उसके रूप में आपको ऋण देते हैं। अगर आप ऋण नहीं चुकाते हो तो वो भूमि को नीलामी कर देते हैं। तो इसमें लिखने वाले ने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है, जिसमें सब बेवकूफ़ी वाली बात लिखी गई है। क्योंकि आज के समय में बैंक और जो है साहूकार सेम बन गए हैं। दोनों का काम यही होता है कि जेवरात हो, भूमि हो, सब गिरवी रख सकते हो। आजकल बहुत से बैंक ने ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो गोल्ड लोन भी होती है। ठीक है, और उसके बाद जो है एजुकेशन लोन भी होती है, फिर से तुम्हारा जो ज़मीन गिरवी रख के भी लोन होती है। आज लोन भी साहूकार की तरह ही हो चुकी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो थी सिंपल सी बात जो आज की सच्चाई भी है। शायद ये लिखने वाले जिन्होंने बनाया है उन्होंने सोचा इस बात को नहीं है कि आज बैंक भी साहूकार की भांति ही बन गई है। उसके बाद ऋण वसूली की प्रक्रिया। देखिए, ऋण वसूली की क्या होती है, ऋण वसूली की प्रक्रिया लचीली होती है। ये भी बात थोड़ा सा इनका गलत है, लचीली होती है। ऋण वसूली की प्रक्रिया सख्त तथा दृढ़ होती है। देखिए, अब ये दोनों बात जो है आमने सामने रख दी गई है कि लचीली होती है। क्या सरकार आपसे लचीली भेदभाव करती है? अगर आप एक बार पैसा जमा नहीं करते हो ना, कोरोना वायरस की बात बताता हूँ मैं। कोरोना वायरस में सरकार की तरफ से जो है ऋण जमा करने की जो अवधि थी बंद कर दी गई थी कि नहीं, ये सबको नॉलेज है, सबको पता है कि 2-4 महीने के लिए जो था जो भी लोन ले रखे थे उनको जो है माफ़ कर दी गई थी कि वह उस समय जमा नहीं करेंगी। ये सिस्टम थी। लेकिन जैसे कोरोना वायरस खत्म हुआ उन्होंने रूल रेगुलेशन स्टार्ट किया, पैसे जो बाकी किस्त था लेने के लिए। आपको शायद नॉलेज होगा जिन्होंने किस्त लिया था उनका बैंकों ने क्या किया, 1 महीना का जो फीस था एक्स्ट्रा काटा गया था। तब सरकार कहाँ थी, कहाँ सोई हुई थी सरकार उस समय? जब उन्होंने कहा कि हम ऋण अभी माफ़ कर रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा क्यों लिया गया? मैंने भी 75 बार बैंक से वालों से पूछा तो वो कहते हैं भाई आपने बैंक में जो वो कोरोना वायरस में जो पैसा नहीं जमा किया था ना उसका आपका सूद देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। तो सर हमने तो बंद नहीं किया था, सरकार ने बंद किया था। हमने अपनी तरफ से तो कोई मैसेज नहीं किया था ना कि भाई मैं भी नहीं दूंगा पैसा। मेरा 2 गाड़ी का था, 1 गाड़ी का तो चलो कंटिन्यू चल रहा था, उन्होंने कोई वो नहीं किया तो कंटिन्यू चल रहा था उनका पैसा। दूसरे वालों ने ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद कर दिया। तब सरकार कहाँ थी? कहते ना इतना जब आप जनता को मुसीबत दोगे तो जनता कहाँ पैसा जमा करने की सोचेगी? आपको पता ही होना चाहिए, आपको एक नॉलेज होना चाहिए कि अगर समय पे पैसा नहीं चुकाते हो सरकार को, यहाँ पर एक साफ क्लियर कहा गया है ना कि ऋण वसूली की प्रक्रिया लचीली होती है। लचीली नहीं होती है, ये सख्त होती है और दृढ़ होती है। अगर आप पैसे नहीं समय पे चुकाते हो तो सरकार के जो सरकारी बैंक होते हैं आपके घर के दरवाजे तक उठा के लेके चले जाते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए भी कह रहा हूँ कि लोन जो होती है सबसे बेकार होती है। आपने भी पढ़ा है कि जनसाधारण के लिए तो कम और जो व्यापारी वर्ग उनके लिए ही होती है विशेषता। अगर आप ले लेते हो ना गरीब बंदे, अगर सब कहते हैं कि गरीब बंदों को तो रोटी कमाना भी मुश्किल पड़ जाता है तो उनकी सिचुएशन कैसे सही रहेगा? तो आपके अगर दे दिया है, आपने सोना चांदी कुछ भी रख के ले लिया है तो आपके घर के, मैंने कहा ना, एक ईंट तक भी बैंक उठा के लेके चली जाएगी।
ठीक है। और ये कोई दो राय नहीं, आप में से कई बंदे जो होंगे बैंक से लोन लेके आपने गाड़ी खरीदा होगा, गाड़ी की गलती से जो है किस्त नहीं चुका होगा, आपके घर पे आके बैंक वाले जो है आपके गाड़ी तक के उठा के लेके चले जाएंगे। अगर आप रोते रहोगे भाई हम चुका देंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, कहेंगे भाई जो इनकी कंपनियां हैं विदेश में है, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, मल्टीनेशनल कंपनी बनाई है, विदेश की कंपनी को भारत में आमंत्रित किया है, तो वो तो क्रूरता दिखाएंगे ही ना। उसके बाद हमारा देख सकते हो ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋणों पर ब्याज की दर तय की जाती है, ठीक है। ब्याज की दर जो साहूकार तय करता है तथा प्राय बहुत ऊंची होती है, ठीक है। तो ये जो है कुछ हमारे जो है बैंक और जो है साहूकार में अंतर दिया गया है, ठीक है। बेशक देखिए जो भी मैंने बोला है, कहते हैं ना वो तो कहते हैं ना कि जो कहना करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। आपने जो एग्ज़ाम में लिखना है वो यही बातें सब लिखना है, क्योंकि कहते हैं ना कि करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। सरकार रूल रेगुलेशन लागू कर देती है बट उसका सही से रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मुझे भी मालूम एक बात है कि दूर के जो ढोल होते हैं सुहाने होते हैं, ठीक है। दूर के जो चीज़ें सरकार होती है ना, दूर से ही अपना रूल रेगुलेशन बना देती है और उनको लगता है कि सब कुछ उनके रूल रेगुलेशन से चल रहा है, तभी तो हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, देश प्रगति करेगा तभी हमारा जो है समाधान होगा, हम सही जीवन जी सकते हैं, सही रूल रेगुलेशन पे चल सकते हैं। उसके बाद हमारा है बैंकिंग की भूमिका। देखिए बैंक की क्या भूमिका है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से भी। कहते हैं व्यवसाय तथा व्यक्तियों की निजी आवश्यकताओं के लिए बैंक धन उपलब्ध कराता है, वह राष्ट्र की जो है अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका भी निभाता है। आइए हम बैंक की भूमिकाओं के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करें। यह जनता के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है और इस प्रकार जो उत्पादन कार्य के लिए भी धन उपलब्ध कराता है। जिन व्यक्तियों के पास जो है अतिरिक्त धन है और जिन व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायिक कार्य के लिए धन की आवश्यकता होती है, उनके बीच जो है मध्यस्थ का कार्य भी बैंक करती है। कहते हैं चेक द्वारा धन की प्राप्ति और भुगतान के माध्यम से यह व्यावसायिक व्यवहारों को सुविधाजनक बना दिया गया है, यानी काफ़ी सुविधाजनक बना दिया है। उसके बाद कहते हैं कि जो है व्यवसायों को यह अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के जो है ऋण तथा जो है सामग्री भुगतान प्रदान भी करता है। उसके बाद है आय निर्यात व्यवहारों को भी सरल बनाता है, यानी आयात और निर्यात को भी बहुत, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी बहुत ही ईजी बनाता है। किसानों, लघु उद्योग और जो है स्वयं बेरोजगार करने वाले व्यक्ति तथा बड़े औद्योगिक घराने को भी यह जो है साख प्रदान कर राष्ट्रीय विकास में सहायता करता है, जिससे देश का संतुलन आर्थिक विकास होता है। उपभोग की टिकाऊ वस्तुएं जैसे मकान, मोटर गाड़ी आदि के क्रम जो है क्रय करने के लिए भी ऋण प्रदान कर जनसाधारण के जो है रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में भी मदद करता है। तो बैंक जो है कई हद तक सुविधाजनक है, लेकिन कहते हैं ना आज बैंक जो है सरकार की बेरुखी की वजह से जो है सही रास्ते पे नहीं चल रहा है और उनके रूल रेगुलेशन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना हम दूसरे व्यक्तियों सरकार को कोस के कुछ नहीं होता है, जब तक बैंक के जो व्यक्ति हैं वो खुद ही अपना विचारधारा चेंज नहीं करते हैं तब तक जो है कुछ भी होना। क्योंकि देखिए दोस्तों, बैंक जो होता है एक ऐसा संस्था है जहाँ पर आपके जो लोग होते हैं वो खून पसीने कमा के पैसे बैंक में डालने जाते हैं। अगर बैंक में बेरुखी सी बातें होगी तो वो अपना मेहनत, जिन्होंने मेहनत कर कर के पैसा इकट्ठा किया है, वो बैंक में जमा क्यों करेंगे, ठीक है। और जब निकालने आप पैसा जाओ तो तरह तरह की बकवास सुनने को मिलता है, तो उसमें बैंक में लोग जाकर क्यों जमा करेंगे। तो सरकार को इसको चाहिए ना, आपको पता है कि कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था होता है वो बैंक पे निर्भर करता है। अगर बैंक में पैसा जमा रहेगा तभी सरकार के जो है अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, लेकिन सरकार जो है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान बिल्कुल दे ही नहीं रही है। इन पे देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात तो है, कहते हैं ना बैंक में तो लोगों को आकर्षित करने की सिस्टम बनाना चाहिए कि लोग आएँ और अपना जो कीमती पैसे जो मेहनत से कमा के आए हैं वो जमा करें और उनके पैसे से जो है कर्मचारी फ़ायदा उठाएं, उनको देश की भलाई में लगाएं और फिर समय आने पर उनको समय पे पैसा दे देने का जो प्रावधान है वो होना चाहिए और इसमें किसी तरह का विलंबित नहीं होना चाहिए। तब जाके जो है हमारा जो देश तरक्की के उस कसौटी पे पहुंचेगा जिसके सपना हर एक भारतीयों ने देख रहे हैं और जहां तक कि लोग देखते हैं। उसके बाद है बैंक के प्रकार। आप देख सकते हो कि बैंक के बहुत से प्रकार होते हैं। कहते हैं बैंकों के प्रकार, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के बैंक कार्य करते हैं जो कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि में लगे विभिन्न वर्गों के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
कार्यों के आधार पर जो है भारत के बैंकिंग संस्थाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी बैंक के प्रकार। देखिए, एक जो होता है केंद्रीय बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो बैंकों का बैंक है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा बैंक यही कहलाता है। उसके बाद विकास बैंक, सहायक बैंक, विशिष्ट बैंक। अब इसमें जो है एक बैंक एडविट नबार्ड, यानी वाणिज्यिक बैंक में होता है सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए बैंक होता है, निजी क्षेत्र के लिए बैंक, विदेशी बैंक। उसके बाद सहकारी बैंक जो होता है प्राथमिक सहकारी समिति, राज्य सरकारी बैंक, केंद्रीय सरकारी बैंक। कहते हैं इतने सारे बैंक हो जाने के बाद भी इंडिया में आज इंडिया के जो दुर्भाग्य है वो उसको बदला नहीं जा सकता। अगर आप एक रिसर्च के हिसाब से देखोगे ना, तो कोरोना वायरस के समय दौरान इंडिया के जो है कहते हैं बहुत से उद्योगपतियों ने विदेश में पैसा अपना जो है ट्रांसफ़र किया है। तो यही बात है ना, हमारे अपने बैंक से विश्वास उठ गया है। हमारे देश के बैंकों में जमा होता तो शायद हमारा देश जो है अर्थव्यवस्था में काफ़ी मजबूत भी होता। उसके पश्चात है केंद्रीय बैंक। देखिए, सेंट्रल बैंक जो है बैंकों का बैंक है इंडिया के लिए, ठीक है। देश की बैंकिंग प्रणाली के नियम एवं जो है निर्देश प्रदान करने वाले बैंक जो है केंद्रीय बैंक कहलाते हैं। उसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कह सकते हैं। इस प्रकार के बैंक सामान्य जनता के साथ व्यवहार नहीं करते, वो मुख्यतः सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी बैंकों को जमा खाते का रिकॉर्ड रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन बैंकों को धन प्रदान भी करते हैं। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को निर्देश भी प्रदान भी करता है तथा जब कभी उसकी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी निकालता है। अतः इसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। कहते हैं केंद्रीय बैंक सरकारी आय और खर्च का है जो विभिन्न मदों में होते हैं, रिकॉर्ड भी रखता है। यह सरकार की मौद्रिक तथा खास नीतियों पर जो है परामर्श देता है तथा बैंक जमा राशि और दिए जाने वाले ऋण में जो है ब्याज दर में निर्धारित करती है। यानी सारा निर्धारण करना जो है भारतीय रिजर्व बैंक की भी है। इसके अतिरिक्त बैंक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है पत्र मुद्रा, यानी करेंसी नोट्स का निर्गमन करना। यानी करेंसी नोट जो है छापती है वो जो है केंद्रीय भारतीय रिजर्व बैंक की छापती है। देश में उनके चलन के नियम के लिए विभिन्न जो है विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक देश में मुद्रित नियमन का कार्य नहीं करती है। यानी जो है भारतीय रिजर्व बैंक है वही बैंक जो है सभी रूल रेगुलेशन की जो भारत में चलती है उसको सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है। यानी कह सकते हो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हर तरह से जो है लोगों के लिए सुख सुविधाओं को प्रदान करती है और उनके रूल रेगुलेशन भी की जाती है। देखिए दोस्तों, ये नहीं जानिएगा कि हमारे देश में देखिए बैंक जो है बहुत से रूल रेगुलेशन अच्छे बनाए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सारे जो नियम रेगुलेशन है वो सिर्फ बातों में ही होती है, किताबों में ही होती है। जो आप वास्तविकता में जाओगे वो नज़र नहीं आती है। तभी तो मैंने बात कहा है, अगर जो भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारी सब होते हैं उनको जो रूल रेगुलेशन बनाई गई हर बैंक में रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। कहते रूल तो बना दी जाती है लेकिन पालन कोई नहीं करता इस बैंक रूल रेगुलेशन को, सब जो है अपना मनमानी चलाते हैं। तभी तो कहते हैं हमारे देश कैसे तरक्की करेगा। कहते हैं अगर बच्चे 4 हैं, बच्चे 5 हैं तो सरकार का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके चले, ठीक है। लेकिन सरकार कहाँ करती है, किसी बैंक के लिए वो कुछ और सुविधा दे रही है, किसी को कुछ और सुविधा दे रही है, सब अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक की जो सुविधाएं हैं आने वाला समय में देखना इसकी क्या दुर्दशा होती है। उसके पश्चात जो हमारा है जो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक का भी अपना एक महत्व होता है। कहते हैं वाणिज्यिक बैंक एक ऐसा बैंक संस्था है जो जनता से जो है जमा धन स्वीकार करता है तथा अपने ग्राहकों को अल्प अवधि के ऋण एवं अग्रिम प्रदान करता है। अल्प अवधि के ऋण की प्रदान करने के जो है वाणिज्यिक बैंक या व्यवसायिक उपकरणों के मध्यम अवधि तथा दीर्घ अवधि के ऋण भी प्रदान करता है। आजकल कुछ वाणिज्यिक बैंक जो है व्यक्तियों को जो है दीर्घकालीन ऋण जो गृह ऋण भी देने लगे हैं। वाणिज्यिक बैंकों की ओर से बहुत से कार्य हैं जिनकी चर्चा हम पाठ में करेंगे और समझेंगे कि कौन सी बैंक जो है किस लिए उपयोगी है। तो वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार जो है इसमें वाणिज्यिक बैंक को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एक है निजी क्षेत्र के बैंक और एक है विदेशी बैंक। देखिए सबसे पहले हमारा आता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जिनमें अधिकांश साझा यानी स्टॉक भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। सार्वजनिक बैंक के उदाहरण जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक आदि। तो बहुत से बैंक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना वैल्यू रखता है। उसके पश्चात हमारे पास है निजी बैंक, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंकों में अंश जो है पूंजी का अधिकांश भाग निजी व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त यानी सब्सक्राइब किया जाता है। ये बैंक सीमित दायित्व वाले कर्मचारियों के रूप में पंजीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए जो है बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, लाल कृष्ण बैंक लिमिटेड, भारतीय ओवरलीज बैंक लिमिटेड आदि। तो कहते हैं बैंक की जो है कुछ कमी नहीं है, बैंक तो इतने सारे हैं कि आप गिनती करना ही भूल जाओगे। उसके बाद विदेशी बैंक भी हैं। ये बैंक पंजीकृत होते हैं और इनका मुख्य
जो मुख्यालय विदेश में होते हैं, यानी जो है विदेश से भारत में जो है वो चला रहे होते हैं। तो ऐसा ही होगा ना, अपना धन विदेश की तरफ जाएगा। तो बहुत से विदेशी बैंक भी भारत में आके बसे हुए हैं, किंतु हमारे देश में इसकी शाखाएं कार्य करती है। हमारे देश में कार्यरत ऐसे कुछ बैंक के नाम हैं: हांगकांग बैंक, संघीय बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी HSBC, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंड एंड चार्टर्स बैंक, गिल्ड बैंक आदि। कहते हैं 1991 ईस्वी में वित्तीय क्षेत्र के उपरांत भारत देश में कार्यरत विदेशी बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो इसलिए होगी कि उनको भी पता है कि भारत के लोग जो हैं कितने महान हैं और ये पैसे कहाँ जमा करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है विदेश के भी काफ़ी रुझान जो है इंडिया के जो है अर्थव्यवस्था में रहा है, और शायद आधे से अधिक जो है अर्थव्यवस्था इनके ही हाथ में है, जिसके वजह से भारत के जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है विकास बैंक। देखिए, विकास बैंक जो है मशीन तथा उपकरणों का क्रम करने और आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने अथवा जो है विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यवसाय में प्रायः मध्यस्थ से दीर्घ अवधि तक के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की वित्तीय सहायता विकास बैंक प्रदान करते हैं। वे विकास के लिए अन्य उपायों को भी अपनाते हैं, जैसे जो है कंपनियों द्वारा निर्मित अंशों और ऋण पत्रों में अंशदान करना। भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम यानी IFCI और राज्य वित्तीय निगम यानी SBCS भारत विकास बैंक के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद हमारे पास है सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक एक ऐसी वित्तीय इकाई है जो अपने उद्देश्य सदस्य से संबंधित है, जो अपने बैंक के स्वामी होने के साथ साथ उसके ग्राहक भी हैं। सहकारी बैंक सामान्य उन व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं अथवा एक ही जो है पेशेवर वर्ग में संबंधित होते हैं अथवा सामान्य हित रखते हैं। सहकारी बैंक सामान्य अपने सदस्यों को बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाओं का एक बड़ी श्रृंखला उपलब्ध भी कराते हैं। जो लोग अपने आपसी हितों के संयुक्त रूप से पूरा करना चाहते हैं वो प्रायः सहकारी समिति कानून के अंतर्गत एक सहकारी संगठन कर लेते हैं। जब एक सहकारी समिति बैंकिंग व्यवसाय करने लगती है तो उसे सहकारी बैंक भी कहा जाता है। ऐसी समिति को व्यवसाय शुरू करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक से एक लाइसेंस लेना होता है। किसी भी सहकारी बैंक की समिति के रूप में कार्य करने के लिए जिले अथवा राज्य की सहकारी समिति पंजीकृत की पुण्य निगरानी में कार्य करना होता है। बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए जो है सीमित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए निगमित किए जाने वाले नियम तथा निर्देशों का अनुपालन करना होता है। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक ने रूल रेगुलेशन बनाया है उसको पालन करना उनके लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है सहकारी बैंक के प्रकार। देखिए, हमारे देश में 3 प्रकार के सहकारी बैंक कार्यरत हैं। ये प्राथमिक शाखा समिति हो सकती है, राज्य सहकारी बैंक हो सकती है, केंद्रीय सहकारी बैंक हो सकती है। ये बैंक 3 स्तरों पर गठित होते हैं: ग्राम अथवा नगर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। तो कई जगहों पे जो है इनका अपना कार्य विस्तृत रहती है। उसके बाद है सबसे पहले आता है प्राथमिक शाखा समितियाँ। ये समितियाँ ग्राम अथवा नगर के स्तर पर गठित की जाती है। इसके जो सदस्य ऋण लेने वाले तथा ऋण जो है गैर ऋण लेने वाले होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं, जो एक ही क्षेत्र में रहने वाले होते हैं। प्रत्येक समिति का जो है कार्यकलाप वहीं तक सीमित होती है जिससे सदस्य एक दूसरे की जो जानकारी भी प्राप्त कर सकें तथा सभी सदस्य जो है कार्यों की निगरानी करके धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो देखिए, हर जगह जो है रूल रेगुलेशन पूरे बने हुए हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन चलाने वाले को ये सब बातें समझने की आवश्यकता है। उसके बाद केंद्रीय सहकारी बैंक। ये बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं और उसी जिले में कार्यालय श्रमिक शाखा समिति इन बैंकों के सदस्य होते हैं। ये बैंक अपने सदस्य अर्थात प्राथमिक शाखा समिति के ऋण प्रदान करते हैं और प्राथमिक शाखा समिति तथा राज्य सहकारी बैंक के बीच एक कड़ी का कार्य भी करते हैं। उसके पश्चात हमारा पास है राज्य सहकारी बैंक। देखिए, ये शीर्ष या उच्चतम स्तर सहकारी बैंक हैं जो देश के सभी राज्यों में स्थापित है। वे धन का संग्रह करते हैं तथा उसकी सभी उचित विधियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो है वितरित करने में सहायता भी होती है। राज्य सहकारी बैंक धन केंद्रीय सहकारी बैंक तथा जो है प्राथमिक सहकारी समिति के माध्यम से ऋण लेने वाले तक पहुंचाता है, यानी जो भी ऋण लेता है उस तक ये पैसे को पहुंचाने में अग्रसर होता है। उसके पश्चात हमारा विशिष्ट बैंक है। कुछ ऐसे बैंक भी है जिनका कार्य विशिष्ट कार्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले व्यवसाय की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। कहते हैं एग्जिट बैंक, सिडबी और नाबार्ड जैसे बैंकों के उदाहरण हैं। ये किसी विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अपने
को लगाते हैं और इस प्रकार के विशिष्ट बैंक कहलाते हैं। आइए इन बैंकों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हम करें। जैसे भारत का आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, यदि आप अपने देश के विदेशी से निर्यात करने अथवा विदेश से आयात करने के लिए कोई व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो तो जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है आपके आवश्यक जानकारी तथा सहायता प्रदान करती है। ये बैंक जो है निर्यातकों तथा आयातकों को ऋण देती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विषय में सूचना भी प्रदान करती है। यह निर्यात अथवा आयात के अवसरों अन्य नीति जोखिम तथा प्रतियोगिता आदि संबंधी जानकारी भी प्रदान करती है। उसके पश्चात है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। देखिए, यदि आप एक व्यवसाय अथवा उद्योग की लघु इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है सिडबी आसान शर्त पर ऋण दे सकता है। लघु उद्योग इकाई के जो है आधुनिकीकरण करने के नवीन तकनीक का प्रयोग करने का जो विलंब संबंधी कार्यों के लिए भी यह वित्तीय जो है सहायता प्रदान करता है। सिडबी का जो है उद्देश्य लघु उद्योग का जो है प्रसार करना है, ठीक है, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उनका विकास करना भी उनका प्राथमिकता होती है। उसके बाद है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो राष्ट्रीयकृत बैंक। देखिए, नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्तीय सहायता देने वाले एक केंद्रीय अथवा शीर्ष स्थान है। यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य तथा अन्य कार्य जैसे कि हथ कढ़ाई द्वारा बुनाई मत्स्य पालन आदि में लगा हुआ है तो नाबार्ड उसे अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि के दोनों प्रकार की शाख प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता विशिष्ट रूप से सहकारी शाख कृषि और लघु उद्योग कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग पे होता है। हस्तशिल्प और संबंधी आर्थिक कार्य के लिए भी ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदान करता है। उसके पश्चात आता है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। देखिए, वाणिज्यिक बैंक के जो कार्य होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, जो इकोनॉमिकल्स जो होती है इनकी बहुत जरूरी होती है। वाणिज्यिक बैंक के कार्य के मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, एक प्राथमिक कार्य होता है और एक द्वितीय कार्य होता है। सबसे पहले हमारा आता है प्राथमिक कार्य। देखिए, ये मुख्य कार्य हैं जो प्रत्येक बैंक के अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं तथा अथवा हम कह सकते हैं कि जो संगठन इन कार्यों को करते हैं उन्हें हम बैंक कहते हैं। तो बात तो सही है कि जो रेगुलेशन लागू करता है उसे बैंक कहा जाता है। एक वाणिज्यिक बैंक की जो है प्रथम कार्य में शामिल है जमा राशि स्वीकार करना और ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। तो ये तो सभी की ही बैंक का जो है रूल रेगुलेशन यही होती है। उसके बाद है जमा राशि स्वीकार करने में क्या आता है। देखिए, एक वाणिज्यिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जनता से जमा राशि एकत्र करना, जिससे लोगों की आय तथा बचत अधिक उनके लिए धन को है बैंकों में जमा कराना आसान होता है। जमा की प्रकृति के जो अनुसार जमा की गई राशि पर ब्याज भी मिलती है। इस प्रकार बैंक के पास जो है जमा राशि वाणिज्यिक बैंक की रकम के साथ बढ़ती चली जाती है। ब्याज की दर ऊंची होने पर जनता की जो है बैंक में जो है अधिक राशि जमा कराने की प्रेरणा भी मिलती है। बैंक के पास जमा राशि सुरक्षित भी रहती है। उसके पश्चात हमारा है ऋण तथा आगामी प्रदान करना। देखिए, एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो है दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है ऋण देना, अग्रिम प्रदान करना। ये ऋण तथा अग्रिम जनता का व्यवसाय संगठन को दिए जाते हैं, जिनका जो है ब्याज की दर विभिन्न जमा राशि खाते पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से ऊंची होती है। ऋण तथा अग्रिम पर दी जाने वाली ब्याज की दर ऋण के उद्देश्य तथा अवधि और ऋण भुगतान की विधि पर निर्भर करता है। अंततः यह भिन्न भिन्न हो सकती है। सबसे पहले तो आता है ऋण। देखिए, ऋण के बारे में तो आपको पता ही है, जिसे हम कहते हैं ब्याज पे लेना। ऋण एक जो है निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। सामान्यतः व्यावसायिक बैंक अल्प अवधि ऋण भी देते हैं, किंतु अवधि ऋण जो है यानी टर्म लोन्स, ठीक है, ब्याज लोन, ठीक है, अर्थात एक वर्ष से अधिक ऋण के लिए भी ऋण दिए जा सकते हैं। कहते हैं ऋण की संपूर्ण रकम एक जो है मुफ्त में भी दी जा सकती है और जो है किस्तों में भी दी जा सकती है। यानी ऋण साधारण कुछ परिस्थितियों की जमानत के आधार पर ही दिए जाते हैं। सामान्य ऋण का भुगतान किस्तों में ही होती है, किंतु यह एक मुश्त रकम में भी भुगतान किया जा सकता है। यानी ऋण जो है लोन जो है बहुत ही आसान तरीके से लिया जाता है और इसको कोई ना कोई रूप में आपको इसको देने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऋण की एक शाखाएँ होती है। उसके बाद है अग्रिम। तो ये अग्रिम एक जो है साख सुविधाएं हैं जो बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करती है। यह सुविधाएं ऋण से इन अर्थ में भिन्न भिन्न होते हैं कि ऋण लंबी अवधि के लिए दिए जा सकते हैं, जबकि अग्रिम अल्प अवधि होते हैं। फिर अग्रिम देने का जो उद्देश्य होता है व्यवसाय की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अग्रिम पर लिए जाने वाले ब्याज विभिन्न बैंकों में विभिन्न होता है। ब्याज ली गई राशि पर लगाया जाता है एवं स्वीकार भी किया जाता है। तो इस तरह से जो है बैंकों का जो है महत्वपूर्ण
कार्य होता है। उसके बाद अग्रिम के प्रकार नगद खाक अधिविकल्प तथा विकल्पों के भुनने और माध्यम से बैंक अल्प अवधि के वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। सबसे पहले तो हमारा यही आता है नगद साख। देखिए ये एक सुविधा है जिसमें बैंक ग्राहकों को एक निर्धारित राशि निकालने की स्वीकृति देता है। यह निर्धारित राशि जो है ग्राहकों के खाते में जमा भी की जाती है। ग्राहक इस राशि को आवश्यकता के अनुसार खाते से निकाल सकता है। निकाली गई जो वास्तविक राशि पर जो है ब्याज लगाया जाता है। ग्राहक के साथ तय हुए शर्तों एवं निबंध के अनुसार नगद जो है साख प्रदान भी की जाती है। उसके बाद अधिविकल्प कहते हैं अधिविकल्प भी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधाएं है। एक ग्राहक को जिसका बैंक में चालू खाता होता है खाते में जमा राशि से अधिक रकम निकालने का अधिकार मिल जाता है। यह एक थोड़ा समय की सुविधा होती है। अधिविकसित की सुविधाओं में एक साधारण राशि सीमा तय कर दी जाती है जो परिसंपत्ति की जमानत पर अर्थात व्यक्तिगत जमानत पर अथवा दोनों ही प्रकार से प्रदान किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारा है बिल भुनाना। देखिए बैंक जो होती है अल्प अवधि वित्तीय सुविधाएं बिलों के भुनाने के माध्यम से ही प्रदान करती है, अर्थात बिल के जो प्रवृत्त होने से पूर्व भी बिल की राशि का भुगतान कर देता है। इस राशि से वह निश्चित दर से जो है बट्टा काट ली जाती है। ठीक है, पार्टी को बिल भुगतान की तिथि तथा राशि के लिए रुकना नहीं पड़ता है। जब कभी कोई बिल देय तिथि पर अनिर्धारित हो जाती है तो बैंक ग्राहक से बिल की रकम वसूल कर सकती है। तो इस तरह से जो है बैंकों का कार्य रहता है। उसके बाद द्वितीय कार्य जमा राशि स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के प्राथमिक कार्य के अलावा बैंक बहुत से अन्य कार्य भी करता है जिन्हें हम द्वितीय कार्य भी कहा जाता है। ये कार्य आपको निम्न हो सकते हैं। ये कार्य होते हैं क्या? देखिए साख पत्र और ट्रैवल चेक आदि निगमित करना, जेवरात महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा प्रतिभूतियों के सेफ डिपॉजिट खाने और आल्कस के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना, ग्राहकों को विदेशी मुद्राओं की सुविधा प्रदान करना और एक खाते से दूसरे खाते में तथा बैंक की एक शाखा से दूसरे शाखा को चेक पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम द्वारा जो है रुपया हस्ताक्षर करना, किसी मशीन मोटर गाड़ी और वस्तु के उधार क्रम पर अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी प्रदान करना। तो ये सारे जो होते हैं उनके कार्य होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ जो है हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो रहा है। हम जो है इसके बी पार्ट में आगे के पार्ट करेंगे। बी पार्ट में जो हम करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि आखिर केंद्रीय बैंक क्या होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और जो है बातों को समझते रहिए। अगर आप अच्छे से अच्छा नंबर लेना चाहते हो, 90 तक नंबर लेना चाहते हो, देखिए दोस्तों NIS बोर्ड है या जो बोर्ड हो आपको वहाँ नंबर जो है मान्य रखता है। अगर आप अच्छा नंबर लेना चाहते हो ठीक है व्यवसाय अध्ययन में, तो मेरे साथ जुड़े रहो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIS बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।